67th बीपीएससी प्रीलिम्स और सीडीपीओ प्रीलिम्स 2022 के लिए घटना चक्र की जो नई पुस्तक आई हुई है 2022 वाली फ्रेंड्स, उसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में जितने भी आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, टोटल 357 क्वेश्चंस हैं और इनको हम लोग 2 भाग में कवर करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम लोग एक ही पार्ट में कवर करेंगे। तो आज हमारे यहाँ पार्ट 1 है और इसमें मैं 180 क्वेश्चन तक आपको कवर करवा दूंगा और बाकी के जो शेष प्रश्न रह जाएंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में जितने भी आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम कवर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन धैर्यपूर्वक आप वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न पढ़िएगा फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यह प्रश्न जो है 45वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2001-2 में पूछा गया प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा कि प्रश्न किस वर्ष पूछा गया है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए जो भी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, 1505 ईस्वी में, यह सन आपको याद रखना है, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 1509 ईस्वी में ध्यान रखेंगे अल्बुकर्क दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर के भारत आया था। और अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बिहार के इतिहास से, बिहार हिस्ट्री से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में, उनको हमने कवर किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। देखिए निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। जो आसान प्रश्न होगा वहां मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस को। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने स्थापित की थी सूरत में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सूरत में किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और फ्रेंड्स मैं सब्जेक्ट वाइज आपको कवर करवा दूंगा। पहले हिस्ट्री वाले सेक्शन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी करेंगे। स्टार्ट ज्योग्राफी में हम लोग बिहार के ज्योग्राफी से करेंगे, फिर हम लोग भारत के भूगोल, फिर हम लोग विश्व के भूगोल को कवर करेंगे। देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो ये आपको ऑलरेडी पता है 1632 ईस्वी में, ठीक है। 1632 ईस्वी में डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो 1632 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर के 1748 तक चला था और प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 में जो था यह ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। लेकिन यहाँ पर तात्कालिक कारण पूछा गया और इसका तात्कालिक कारण जो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना था, ठीक है। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट ने, याद रखेंगे, पूछा जाता है कि अंग्रेज कैप्टन कौन था जो फ्रांसीसी जहाज को अपने नियंत्रण में लिया था, अधिकार कर लिया था। तो ये कैप्टन बर्नेट था, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण तात्कालिक कारण था। और देखिए यह जो युद्ध समाप्त हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध, फ्रेंड्स यह जो समाप्त हुआ था यह 1748 में ए ला सापल की संधि हुई थी। इसी के तहत यह युद्ध जो है समाप्त हुआ था, ए ला सापल की संधि के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। देखिए फ्रेंड्स, मैं मानता हूं कि आपको कुछ कन्फ्यूजन होंगे कुछ प्रश्नों में, लेकिन वहां पर मैं डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। और जब आप अच्छा प्रकाशन का बुक पढ़ेंगे तो सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। जो लोग लूसेंट पढ़ लिए हैं कृपया कर वो अच्छे हिस्ट्री का बुक पढ़ें एक बार, ठीक है। देखिए 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का जो युद्ध था वह किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स यह अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था, ठीक है। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था 1760 में। इसमें फ्रांसीसी पराजित हो गए थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व
सर आयरकुट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांसीसी। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो फ्रेंड्स ये हराया था किसने? तो सही आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट ने। ठीक है, थॉमस बेस्ट ने हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वह क्षेत्र कौन सा था जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो फ्रेंड्स ये बिहार था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड्स ये बिहार था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो देखिए इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी अगस्त 1765 में, इसके अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था तथा उन्हें इलाहाबाद में रखा गया था। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के कंपनी का फरमान जो था उसके अनुसार इसने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी, जिसके बदले में कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दिया था। और उसके बाद देखिए क्या हुआ था, कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बनाए थे, मुर्शिदाबाद यानी कि बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को और बिहार के लिए सिताब राय को। तो यहाँ आपसे मुर्शिदाबाद यानी कि बंगाल पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर मोहम्मद रजा खान हो जाएगा। बिहार पूछेगा तो सिताब राय हो जाएगा। चलिए, शाह आलम द्वितीय ने, देखिए सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो ये किया था 12 अगस्त 1765 को, जैसे मैंने आपको अभी बताया था पिछले प्रश्न में, 12 अगस्त 1765 को। उसके बाद देखिएगा कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, बताइए। तो देखिए बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की जो सीमा थी वो क्या थी? तो देखिए मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, बल्कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनते शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमरते हुए दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। तो देखिए बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है, ठीक है, जब ये पेपर हुआ था। तो चलिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो इन्होंने शाह शुजा से प्राप्त किया था, शाह शुजा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो आपको पता है श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी यह कब हुई थी? तो तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था, ठीक है। और इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान। तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जो आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था, यह 1790 से लेकर के 92 तक चला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन जो है यह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो फ्रेंड्स यह कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन सलीमन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था, ठीक है। चलिए, और 1837 ईस्वी में जो है क्या हुआ था, संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन सलीमन। उसके बाद देखिएगा कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो फ्रेंड्स यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जनक लियोनेल कार्टियस को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर लियोनेल कार्टियस को। उसके बाद देखिएगा कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये सब आपको पहले से पता है, ठीक है। 1853 में बम्बई से थाने के बीच में डलहौजी के समय बिछाई गई थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। और 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच में बिछाई गई थी दूसरी लाइन। उसके बाद देखिएगा कि मुंगेर का
बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो देखिए मुंगेर का जो बरहिया ताल विरोध था, इसका उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। यह आंदोलन वर्ष 1935 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही आसान प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग था उस समय। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली जो एनफील्ड राइफल थी, यह कब शामिल की गई थी? तो एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1856 में जो है शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यही तात्कालिक कारण बना था 1857 की क्रांति का, ये जो चर्बी वाला कारतूस था। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो देखिए इसका नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ये प्रश्न 1997 में भी पूछा गया है और 2008 में भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए 2017 में भी पूछा गया है, तो कुंवर सिंह हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कुंवर सिंह ने किया था। और बात करें इसमें से विकल्प में क्रांतिकारी जगदीशपुर से पूछा गया है। चलिए तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुंवर सिंह राजा थे, तो फ्रेंड्स ये जगदीशपुर के थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो फ्रेंड्स ये शामिल कहाँ पर हुए थे? तो ये आरा में हुए थे। ठीक है, 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया था। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे थे और यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। तो इस तरह से देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि देखिए फ्रेंड्स बीपीएससी ने इसका उत्तर पटना माना हुआ है। ठीक है, बीपीएससी ने इसका उत्तर पटना माना हुआ है, लेकिन इस तरह से आरा होना चाहिए था, जैसे कि मैंने बताया कि आरा में ही इन्होंने नेतृत्व स्वीकार किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो देखिए फ्रेंड्स नाना साहब, बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला, इन सभी लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। और बेगम जीनत महल जो थी ये फ्रेंड्स अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की पत्नी थी और इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पटना के 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था? देखिए फ्रेंड्स पटना में अगर पूछा जाए कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली ने किया था। ठीक है, पटना के, यानी कि यहाँ पर सिंबल जो है बिहार के 1857 की पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें तो जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा पीर अली। अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप लोग पीर अली पर टिक लगाइएगा। देखिए उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो फ्रेंड्स यह केंद्र जगदीशपुर था। उसके बाद देखिए जगदीशपुर के राजा थे, तो फ्रेंड्स ये कुंवर सिंह थे। उसके बाद देखिए वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो यह आपका बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? देखिए कई बार यह प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में फिर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पूछ लिया गया है, किसने किया था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह ने। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन था? तो फ्रेंड्स यह मौलवी अहमदुल्ला थे। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से जो है नेतृत्व किया था, तो मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो फ्रेंड्स ये मिर्जा गालिब थे जिन्होंने देखा था। ठीक है, मिर्जा गालिब स्वयं इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर इसमें से देखिए अधिकारियों की अक्षमता जो था ये कारण नहीं था। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा, बाकी सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो देखिए इसमें से जो भाग नहीं लिया था वो आपका हो जाएगा कौन सा? तो साहूकार थे
और फ्रेंड्स जमींदार थे। ठीक है, तो साहूकार थे और जमींदार थे, यानी कि 2 और 4 जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो सभी कथन को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार आप सभी कथन को पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं करेक्ट आंसर आपको बता देता हूं। देखिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था। तो यह भाग जो था, जो अप्रभावित रहा था, वो केवल मुंगेर था। ऑप्शन नंबर 5 जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए केवल 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1857 के विद्रोह, अब 1857 वाला विद्रोह जो है ना बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक बार आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, कोई सा बुक, बिहार स्पेशल का अगर बुक है आपके पास, चाहे वो क्राउन का हो, चाहे वो लुसेंट का हो या किसी अन्य पब्लिकेशन का, आप एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ के जाइएगा। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो फ्रेंड्स लखनऊ में बढ़ा था यह बेगम हजरत महल के। तो बेगम ऑफ औध यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। तो ये कारण जो था कि यहाँ पर कोई इनकी योजना और संगठन का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। तो देखिए सबसे अगर इसमें से सही उत्तर बात करें तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कथन दिया गया है और यहाँ पर इसका कारण दिया गया। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। कारण दिया गया कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो देखिए दोनों कथन और कारण सत्य हैं और बिल्कुल जो यहाँ पर कारण दे रहा है ना, ये कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो इसने घोषणा कब किया था फ्रेंड्स। तो ये क्या था 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये गोरखा, सिख और पंजाब उत्तर प्रांत से। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो फ्रेंड्स ये दिया था सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। तो ये पील कमीशन था, पील आयोग था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पील कमीशन था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और देखिए इसमें क्या था कि बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बंबई में 1:3 रखा गया था। उसके बाद देखिएगा कि नील विद्रोह के बारे में था। नील विद्रोह किसके बारे में था। तो देखिए नील विद्रोह जो था फ्रेंड्स, यह रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। तो ये दीनबंधु मित्र हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, इसके अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था और उसने जमींदारों के द्वारा जो मुजारा था, जो टीनेंट्स थे,
उन पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर देखिए करम शाह दिया गया है। उसके बाद देखिए फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? तो फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यह विद्रोह जो था 1838 से 1860 के दौरान चलता रहा और अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए थे। कुका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो कुका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने जो है संगठित किया था। तो यहाँ पर देखिए गुरु राम सिंह हो जाएगा। और कुका आंदोलन जो कहाँ चलाया गया था? तो पंजाब में चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था, बताइए। तो फ्रेंड्स ये था आपका महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो किसने किया था फ्रेंड्स? ये वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो फ्रेंड्स यह हुआ था सही रूप से पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में रहने वाले जो रामोसी जाति के लोग थे 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। उसके बाद देखिएगा कि वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स यह बड़ौदा में हुआ था। वघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था और वघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। ठीक है, बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे उन्होंने अंग्रेजी सेना की सहायता से वघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप वघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया था। तो ये आपका बड़ौदा हो जाएगा, गुजरात, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए मानव बलि प्रथा का निषेध करने का कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी? तो यह जनजाति खोंड जनजाति थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये जनजाति खोंड जनजाति थी। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई भी विद्रोह नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में अलग अलग विद्रोह हुए हैं, जैसे कि कोल विद्रोह हुआ है, संथाल विद्रोह हुआ है, मुंडा विद्रोह हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो यह अंग्रेज कमांडर तो था मेजर बारो था। ध्यान रखेंगे कौन था? मेजर बारो था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद देखिए मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो मुंडाओं ने, जो मुंडा आदिवासी थे, इन्होंने विद्रोह 1899 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। ये जो विद्रोह हुआ था, मुंडाओं ने जो विद्रोह खड़ा किया था। तो देखिए विकल्प में कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है, तो अब आपके पास ऑप्शन ई अवेलेबल रहता है, आप लोग ई पर टिक लगाएंगे। अन्यथा अगर 4 ऑप्शन है तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को चुनेंगे, क्योंकि यह सबसे निकटतम है। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। उसके बाद देखिएगा कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? देखिए इनका कार्यक्षेत्र जो था वो आपका हो जाएगा इसमें से रांची हो जाएगा। ठीक है, रांची ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर के भागलपुर तक था। और बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जो था, ये जनजातियों के समाज सुधार करना चाहते थे और इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना चाहते थे। देखिए यहाँ पर आ गया 1899-1900 ईस्वी के मुंडा विद्रोह, मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये बिरसा मुंडा थे। चलिए उसके बाद देखिएगा बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो देखिए दरअसल ये किसी भी पार्टिकुलर स्टेट तो उस समय नहीं था झारखंड, लेकिन जो ये क्षेत्र था कालांतर में चल करके झारखंड कहलाया था। और ये जो भी उस क्षेत्र के जनजाति थे उनमें सामाजिक सुधार करना चाहते थे, उनका उद्देश्य था, और उनको ब्रिटिश सत्ता, जमींदार, इन सब के दखल से दूर रखना चाहते थे। और यह जो क्षेत्र था कालांतर में चल करके झारखंड कहलाया। तो ये झारखंड इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो फ्रेंड्स यह कोल विद्रोह 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए सिंहभूम दिया गया है। उसके बाद देखिएगा हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह जो है यह 1820-21 के दौरान हुआ था। ठीक है, और इसका केंद्र संथाल परगना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया था? छोटा नागपुर की
हो और मुंडा जनजातियों ने 1820-22 ईस्वी में तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इसका कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही थी, इसके कारण, ठीक है। और सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो सिंध भी हो जाएगा और फ्रेंड्स बिहार भी हो जाएगा, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। तो बगावत किसने नहीं की थी, तो ये हैदराबाद के जो निज़ाम थे इन्होंने नहीं किया था, हैदराबाद का निज़ाम हो जाएगा। उसके बाद देखिए अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। अफगानिस्तान के प्रति लॉर्ड लिटन ने अपनाया था, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने आक्रामक नीति अपनाई थी, तो लॉर्ड लिटन हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। तो देखिए फ्रेंड्स 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने और लागू किया था इसको लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त जो है यह किया गया था जमींदारों के साथ। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया था। उसके बाद देखिए बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना था तथा मूल कारण इसका कंपनी के भू राजस्व की जो एक राशि थी उसको निश्चित करना था। तो यहाँ पर देखिए बी भी हो जाएगा और भू राजस्व का राजस्व निर्धारण करना भी हो जाएगा। तो बी भी सही है और सी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ई जो है अब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। खाली स्थान दिया गया है में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 1885 में, ठीक है, 1885 में बंगाल किराएदारी अधिनियम लागू किया गया था, तो 1885 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। तो फ्रेंड्स ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था। तो फ्रेंड्स इसका स्थापना किया था शिशिर कुमार घोष ने। उसके बाद देखिए निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो फ्रेंड्स यह था लीडर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीडर था, ध्यान रखेंगे। देखिए लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हाँ कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो फ्रेंड्स ये आकर्षित किया था किसको, तो बुद्धिजीवी को, नगरीय उच्च जाति को और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 1, 2, 3 दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कौन थे। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि ये राजा राम मोहन राय थे। इन्हें भारत में पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी इनको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो आत्मीय सभा के संस्थापक जो थे ये राजा राम मोहन राय थे। आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने ही 1815 में किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। तो यहाँ ऑप्शन में 1828 नहीं दिया गया है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। उसके बाद देखिए सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। तो विलियम बेंटिक ने 1829 में किया था, ठीक है। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है। 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। उसके बाद देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद यानी कि न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। तो फ्रेंड्स यह स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो आपको पता है स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने कब किया था। तो फ्रेंड्स इन्होंने किया था 1897 में, ठीक है। 1897 में इन्होंने किया था
तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बेलूर मठ की भी स्थापना इन्होंने किया था, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो फ्रेंड्स यह है आर्य समाज, ठीक है। 1875 में इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया था। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है। गुलामगिरी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना, तो फिर से ज्योतिबा फूले। उसके बाद देखिएगा कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, तो फ्रेंड्स थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है यह किया था किसने, तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने। तो देखिए कर्नल अलकाट का नाम नहीं है यहाँ पर, देखिए मैडम HP ब्लावत्स्की दिया गया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। उसके बाद देखिएगा कि भारत में नारी आंदोलन इन्हीं की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हुआ था किसके, ज्योतिबा फूले के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाबाई मसूदासन सभा जो था सही संयोजन का पहचान करना है, यानी कि इसका स्थापना का हम बात करें तो ये आपको चुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका हो जाएगा प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, उसका यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले और रहनुमाबाई मजदबसन सभा ये नौरोजी फुरंदोजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स यह 1900 में किया गया था और इसमें कृषकों को भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। ठीक है तो ये 1900 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य लगान का नगद में परिवर्तन था। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है चलिए एका आंदोलन 1921-22 में हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट और नेतृत्व किसने किया था तो मदारी पासी ने किया था इसका। उसके बाद देखिए स्वामी शाहजानंद का संबंध था। तो ये बिहार के किसान आंदोलन के नेता थे, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। उसके बाद देखिए स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिहार के किसान आंदोलन से। उसके बाद देखिएगा इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो ये वारन हेस्टिंग्स से, ठीक है वारन हेस्टिंग्स से संबंधित है यह सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था। तो इसको समाप्त किया था वारन हेस्टिंग्स ने। ठीक है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा वारन हेस्टिंग्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद के लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो फ्रेंड्स यह था पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था। तो 1877 में किया गया था। ठीक है 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में वैभवशाली दरबार का एक आयोजन किया गया था और उस उपाधि की घोषणा उसी में की गई थी। ठीक है विक्टोरिया को कैसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत की साम्राज्ञी भी नियुक्त किया गया था 1877 में। अगर डाउट है तो आप बुक पढ़िए, अच्छा सा बुक उसमें लिखा गया है। 1876 बहुत लोग बताएंगे लेकिन सही उत्तर इसका 1877 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो देखिए 1885 में बम्बई 1885 में यहाँ मैं लिख देता हूँ किसने किया था। तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। तो एक से अधिक देखिए राइट आंसर हो जाएगा केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। तो देखिए यहाँ पर दादा भाई आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
तो यहाँ पर देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी दिया गया। आनंद मोहन बोस का भी नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी, तो यह संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। ठीक है, अभी हम लोगों ने उसी के बारे में बात किया है। उसके बाद देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था, तो फ्रेंड्स इनको 1874 में हटा दिया गया था। ठीक है, और ये दूसरे भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी, और इनकी नियुक्ति हुई थी सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर। और यहीं पर मामूली एक वजह थी जिसके कारण इन्हें 1874 में हटा दिया गया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो देखिए कहीं कहीं इसका उत्तर जो है इतिहासकार ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी दिया है, लेकिन बीपीएससी ने राजा राम मोहन राय इसका उत्तर दिया है। ठीक है, हालांकि राजा राम मोहन राय ही सही उत्तर हो जाएगा, कहीं कहीं सुरेंद्र नाथ बनर्जी का भी नाम आपको मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं, राजा राम मोहन राय बीपीएससी में आप लगाएंगे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू के द्वारा की गई थी 1884 में, तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो ऑब्वियसली आपको याद होगा 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, एओ ह्यूम के द्वारा स्थापना की थी। किसने, यही पूछा गया, तो एओ ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन था, एओ ह्यूम था। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, तो फ्रेंड्स ये क्या थे, असैनिक सेवक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो फ्रेंड्स मुंबई में हुआ था। बम्बई में WC बनर्जी ने अध्यक्षता किया था, 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता, दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया था। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो फ्रेंड्स 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था इसी की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 121 देखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय शब्द लगाया गया तो ये सरोजनी नायडू थी। 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था इसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था। पहली महिला अध्यक्ष केवल पूछा जाता तो ये एनी बेसेंट हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, तो फ्रेंड्स ये बांकीपुर पटना में हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए 1912 में। उसके बाद देखिएगा कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। उसके बाद देखिए किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, तो फ्रेंड्स ये किसने कहा था, ये कहा था किसने, तो ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। उसके बाद देखिए मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन में इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था, तो फ्रेंड्स ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल विभाजन इसी के समय हुआ था। उसके बाद देखिए निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा किसके समय में, लॉर्ड लिटन के समय में। ठीक है, 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए तो ये लॉर्ड लिटन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे तो शहरी क्षेत्र से आते थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था, उग्रपंथी नहीं पूछा गया है, तो इसमें से देखिए गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। देखिए मदन लाल, बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह ये उग्रपंथी नेता थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए लाला लाजपत राय, अरविंद घोष ये सभी गरम दल के नेता थे, उग्रपंथी थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था, तो आपको पता होगा ये किसने किया था, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था 1905 में पूना में। उसके बाद देखिएगा कि रजनी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था, तो इन्होंने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों ने के प्रभावाधीन कब आया था, तो फ्रेंड्स ये आया था कब, तो ये 1906 के बाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे थे। देखिए फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक जो थे
यह पुणे का असिस्टेंट कलेक्टर जो रैंड था, यहाँ पर देखिए रैंड लिखा गया है, इसका मर्डर का अभियुक्त बनाया गया था और बाल गंगाधर तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 महीने तक जेल की सजा सुनाई गई। जब ये सजा काटकर जेल से बाहर आए तो राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। जेल से निकलने के बाद अभियुक्त बनाने पर नहीं हुआ था, इसीलिए राइट आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था। तो मैंने बताया था अरविंद घोष गर्म दल से संबंधित थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। उसके बाद देखिए लाल बाल पाल आपने पढ़ा है ना, ध्यान रखेंगे, अरविंद घोष का भी नाम उसमें जोड़ लीजिएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना देता था? नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना देता था, तो ये बाल गंगाधर तिलक, ये गर्म दल के थे। उसके बाद देखिए कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो इनकी पद्धति थी कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज वामबद्ध आंदोलन। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो ये लाला लाजपत राय थे, शेरे पंजाब के नाम से। ठीक है, इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो सावरकर, इन्होंने ही 1904 में अभिनव भारत संस्था था उसकी स्थापना किया था। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? देखिए फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए दिया गया है 1908 में। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यह पत्रिका यंग इंडिया थी। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, उसके बाद एक केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका द हिंदू। द हिंदू हो जाएगा किसका? तो जी सुब्रमण्यम का। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद और गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद देखिए स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पा करके रहूँगा, ये सब आपको पता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा सही आंसर इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145 नंबर, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। ठीक है, 1907 में जर्मनी में इन्होंने, स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने, ध्यान रखेंगे 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में इन्होंने भारतीय झंडा का सर्वप्रथम प्रदर्शन किया था, इन्होंने फहराया था। तो ध्यान रखेंगे ये मैडम भीकाजी कामा हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में। उसके बाद देखिए 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पर फहराया था मैडम भीकाजी कामा ने? तो ये स्टुटगार्ट। देखिए प्रश्न कई बार पूछा गया है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। 1905 में इन्होंने लंदन में इसका स्थापना किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा। उसके बाद देखिए बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, चलिए 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन को विधिवत घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी और प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? तो ये 1911 में रद्द हुआ था। ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिन के समय में जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था जिसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आई थी, उसी समय इसको रद्द किया गया था। और कलकत्ता से राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो दिल्ली किया गया था और दिल्ली को 1912 में राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य जो था वह स्वशासन सुनिश्चित करना था। ठीक है, स्वशासन सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। 1906 में जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था जिसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, उसी अधिवेशन में प्रस्ताव यह पारित हुआ था। देखिए 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स यह शुरू जो हुई थी यह उनकी जो आंदोलन चलाने की रणनीति थी उस पर, आंदोलन के उद्देश्य पर और कांग्रेस आंदोलन के
लोग की भागीदारी पर, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था? तो ये कहा था W हंटर ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो फ्रेंड्स ये 1924 में हुई थी। किसने किया था? तो देखिए, इसके संस्थापक सत्येंद्र सन्याल थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, जोगेश चंद्र चटर्जी थे और चंद्रशेखर आज़ाद थे। उसके बाद देखिए, हिंदुस्तान यहाँ पर एक शब्द जोड़ा गया था बाद में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो मैंने बताया अभी आपको कि इसकी घोषणा हुई थी कब? तो 19 जुलाई 1905 को, और प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। उसके बाद देखिए, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो फ्रेंड्स ये दिया गया था मदनलाल ढींगरा को। इसको दिया गया था मदनलाल ढींगरा को दिया गया था। उसके बाद देखिएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, तो ये आपको सही उत्तर हो जाएगा, 1909 का आधार बनी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो अरविंद घोष थे। ठीक है, अरविंद घोष थे, याद रखेंगे ये। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड्स। काकोरी ट्रेन डकैती कांड, किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा इसमें दी गई थी? काकोरी ट्रेन एक्शन, अब इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1925 में यह घटना घटी थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे, बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें से आपका भगत सिंह। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको लिखा है किसने? इस पंक्ति को लिखा है प्रसिद्ध शायर बिस्मिल अजीमाबादी ने। देखिए, ऑप्शन में बिस्मिल अजीमाबादी नहीं दिया गया है, और इसको गा करके प्रसिद्ध बताया था रामप्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, बिस्मिल अजीमाबादी। अब देखिए, बिस्मिल रामप्रसाद बिस्मिल में भी आ रहा है और बिस्मिल अजीमाबादी में भी आ रहा है, तो यहाँ पर अब कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर बिस्मिल दिया रहेगा तो आप लोग बिस्मिल पर लगा सकते हैं, अन्यथा अगर नाम दिया रहेगा तो बिस्मिल अजीमाबादी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रचयिता। तो फिर यहाँ पर देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है, और आयोग ने इसका आंसर किसको माना है? तो बिस्मिल अजीमाबादी को माना है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। उसके बाद देखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह किसने दिया था? तो देखिए, इसकी रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, किंतु पहली बार इस नारे के रूप में भगत सिंह ने इसको किया था। तो नारा जो, अगर नारा किसने दिया था, नारा जब पूछेगा इनकलाब जिंदाबाद, तब भगत सिंह हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद जो है इस तरह से पूछेगा कि इनकलाब जिंदाबाद की रचना किसने की थी, तो ये किया था किसने? प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने, और नारे के रूप में भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो ये दिन आपको याद होगा, और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो इनकी उम्र 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर इनका। उसके बाद देखिए, अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति जो थी एक क्रांतिकारी संगठन था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सूर्य सेन थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी, बंगाल में, और इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर। प्रीतिलता वाडेकर का नाम आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, ये सभी लोग थे। और 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, और सूर्य सेन के नेतृत्व में जो IRA था, यानी कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी थी, IRA, इसके सदस्यों ने चिटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करके हथियारों पर कब्जा कर लिया था। तो सूर्य सेन हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो था इसका प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी?
गद्दर पार्टी की जो स्थापना हुई थी यह कब हुई थी? तो फ्रेंड्स गद्दर पार्टी की स्थापना, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और किसने किया था यह भी आप कमेंट करके बताइएगा। गद्दर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो ये प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। उसके बाद किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। फिर से प्रश्न देखिए आ गया ये सब, तो ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था बताइए? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी, राजगोपालाचारी ने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है चितरंजन दास ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था दादा भाई नौरोजी ने 1906 में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो नवाब सलीमुल्लाह ने किया था। 1906 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। 1906 में मिंटो से शिमला में मिलने मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? तो ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका टी.एस. अलकॉट का नहीं था। आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद बाकी के जो प्रश्न है हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए।